लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था कि प्यूरिन क्या होता है। हमने बात कर लिया था पायरिमिडीन क्या होता है। हमने बताया था प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि ये टू रिंग स्ट्रक्चर है ना। आपने देखा था लास्ट टाइम यहाँ पर, देखिए मैंने बताया था ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, 9 मेंबर रिंग है और इसमें 4 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ है, 1 3 7 9, पहले तीसरे सातवें और 9वें पोजीशन पर नाइट्रोजन है। दूसरा हमने बताया था पायरिमिडीन, यहाँ पर जो है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन होता है। ये थायमीन कौन सा होता है, विटामिन B1 होता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल भूल जाएंगे, इसके ऊपर ध्यान आप नहीं देंगे। फिर आपको मैंने बताया कि ये बेटा कैसा कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ है, पहली और तीसरी पोजीशन पर है। 6 मेंबर्ड ये रिंग होते हैं, 6 मेंबर्ड ये कंपाउंड होते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंगल रिंग है, यहाँ पर एक आपकी डबल रिंग है। प्यूरिन में क्या था, AD9 गुआ 9, यहाँ पर 9 जो लगा हुआ इसी से नाम क्लियर हो जाता है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा और 9 मेंबर्ड होंगे। और आप जानते हैं किसी भी रिंग में जो है 9 मेंबर नहीं हो सकते किसी सिंगल रिंग में, ठीक है ना। और उसके बाद हमने प्यूरिन के बारे में बताया था। प्यूरिन में हमने क्या कहा था, AD9 या एडेनिन, 9 में बार बार इसे बोला ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा, AD9 है ना। यहाँ पर जो AD9 कहा तो AD का A वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अमाइनो ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है बेटा, ये छठी पोजीशन पर लगा हुआ है, इस ग्रुप पर, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। और इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 6 अमाइनो प्यूरिन, ठीक। गुआनीन में आप देखिए, गुआनीन वर्ड आया, गुआनो आपने पढ़ा है ना, गुआनो, ओ गुआनो टेलिगम पढ़ा है ना, स्पाइडर वगैरह में पाया जाता है गुआनो, ओ वर्ड है ना, ओ। तो ये जो ओ है, सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। सर कॉल आ रहा होगा तो सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है। सर अरे यार कोई कॉल कर दो सर को। यूरेसिल था, ठीक है। और आपका क्या आता है, थायमीन आता है ना। थायमीन हमने नहीं बना सकता, ये बना तो ये थायमीन। तो ये साइटोसिन में है, इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, ये 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। यूरेसिल का नाम 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन। यहाँ पर 2 4 डाई ऑक्सी 5 मेथाइल, क्या हो जाएगा ये, पायरिमिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा था इस मिथाइल ग्रुप की वजह से एक बल्कि ग्रुप मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म आपने पढ़ा तो वहां पर आपको सर ने बताया होगा कि जब मेथिल ग्रुप ज्यादा लग जाता है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर मेथिल ग्रुप लग जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पर बल्कि ग्रुप माना जाता है उसे, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये था आपका क्या, ये था आपका नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में था। आज हम जो बात करेंगे वो बड़ी मजेदार बात होगी, वो होगी किसकी, हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। किसके हमारा जो बारे में? स्ट्रक्चर, डीएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक। आपने अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ढंग से, डीएनए क्या होता है, ठीक है। ये कहानी आप अच्छे से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या ये, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर है। डीएनए की जो लेंथ होती है यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं इसके बेसिस पर डीएनए की लेंथ को डिसाइड किया जाता है। जैसे 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज अ बेस पेयर, 1 पेयर, देखिए क्या कह रहे हैं हम, 1 पेयर,
ठीक है बेटा, वन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज अ बेस पेयर। जब भी कभी हम बेस पेयर की बात करेंगे, जब भी कभी हम किसकी बात करेंगे बेटा, बेस पेयर की बात करेंगे, तो बेस पेयर में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी कितनी होगी, बेस पेयर होगी मतलब दो न्यूक्लियोटाइड मतलब एक बेस पेयर। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस इज ऑल्सो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज नोन एज द लैम्डा 104। ठीक है, तो इसमें इसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, ये लैम्डा नहीं है, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 48502 बेस पेयर, एस्चेरिचिया कोलाई के पास 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द डीएनए ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये इसके नंबर्स हैं बेटा, इसको आप कहीं पर लिख करके रट्टा मार लीजिएगा, नीट में पूछ सकता है डायरेक्ट इसका नंबर, आपसे पूछ लेगा ह्यूमन डीएनए का, डीएनए के अंदर जो हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर कितना डीएनए होता है। ठीक है, कितना बेस पेयर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3.3 into 10⁹ तो यहाँ पर 9 की जगह पर आप क्या कर देगा, 9 की जगह पर 8 कर दिया, 9 की जगह पर आपका 11 कर दिया, 9 की जगह पर 6 कर दिया, इसी में कंफ्यूज कर सकता है आपसे। और यहाँ पर क्या लिखा है, हैप्लॉइड कंटेंट लिखा है, आपने ये हैप्लॉइड कंटेंट याद किया है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया, एग्जाम में डिप्लॉयड कंटेंट अगर आपसे पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। 6.6 into 10⁹ 10⁹ हो, 80। हाँ तो 9 ही होगा, 9 ही होगा मल्टीप्लाई भैया। करेंगे ना। हाँ, डबल मत करो। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर 9 भी रहेगा, वहाँ पर 18 भी रहेगा, तो हमारे बच्चे करके आएंगे कुछ। 6.6 into 10⁻18, ये मत करके आना। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर बेटा देखो इधर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड दैट इज द डीएनए एंड द आरएनए, ये दोनों हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने बताया। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया, पेंटोज शुगर के बारे में बताया, राइबोस होता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में, सारी चीज आप जानते हैं, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये सब मिलकर, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन हो गया, pyrimidine, ये सारी बातें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि when a phosphate group is linked to 5' OH of the nucleoside, ध्यान से सुनना इस बात को, अभी कैसे किस तरीके से 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए का फॉर्मेशन होता है मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड रुकना जरा सबको। आपको अभी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा किस तरीके से 5' to 3' के डायरेक्शन में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन जो है जाकर के जुड़ती है। तो इस चीज की तरफ आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ भैया। देखो इधर मैंने कहा कि व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जल्दी बताइए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। सर पेंटोज शुगर प्लस न्यूक बेस, सर उसमें तो वो नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं नाइट्रोजनस बेस, होता। आपने कहा कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये आपका है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और इसी में अगर हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तब ये पूरा बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये बन जाएगा PO4, जोड़ें तो ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। हम क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब फॉस्फेट ग्रुप OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर कहेंगे। पहला वाला जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 5 प्राइम एंड है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन ये इसको 5 करें, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन, ठीक है। तो ये 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगा हो तो 3 प्राइम पे इधर फॉस्फेट लगेगा, फिर ये फॉस्फेट ये वाले 5वें कार्बन से लगा, फिर ये वाले तीसरे कार्बन से ये फॉस्फेट लगा, ठीक है, फिर ये फॉस्फेट 5वें वाले कार्बन से लगा। तो आप देखिए कि ये जो चैन ग्रो कर रही है, ये आपका 5th कार्बन है, ये आपका 3 कार्बन है, फिर आपका ये 5th कार्बन है, फिर ये आपका 3 कार्बन है, फिर ये आपका 5th कार्बन है, ये आपका 3 कार्बन है। तो तीसरी पोजीशन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, 5th पोजीशन पर आपका क्या लग रहा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो अगला जो चैन लगेगा, ये मतलब ये फॉस्फेट जो आपके इस वाले 5वें से लगा था, तो इधर तीसरे से लगेगा, और ये इधर तीसरे से लगेगा, फिर ये तीसरे से इस तरीके से लगता हुआ चला जाएगा। पूरे चैन में आप देखिए ये जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है, चैन की जो ग्रोथ हो रही है बेटा, ये आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही है। डीएनए की ग्रोथ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आप हम लोग अपने काम। सबसे पहली चीज, जब हम जेनेटिक मटेरियल लेने के लिए, जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ध्यान से देखना हमारी तरफ, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारा बेटा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक रिएजेंट डालते हैं, उस रिएजेंट का नाम होता है शिफ्ट रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? उस रिएजेंट का नाम होता है शिफ्ट रिएजेंट। इस शिफ्ट रिएजेंट को हम जब डालते हैं तो हमें पिंक कलर का थ्रेड दिखाई पड़ता है। हमें क्या दिखाई पड़ेगा? पिंक थ्रेड दिखाई पड़ेगा। इस पिंक थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रोमैटिड। और इस पिंक थ्रेड की जब हम एनालिसिस करते हैं, इस पिंक थ्रेड की जब हमने एनालिसिस की तो हमें इसमें 2 चीजें मिली। एक तो हमें मिला इसके अंदर डीएनए, और दूसरा मिला इसमें हमें हिस्टोन प्रोटीन। क्या मिला इसमें हमें? हिस्टोन प्रोटीन हमें मिला। इस बात को अच्छे से समझते हुए लिखिए आप, ठीक है। फिर अब जबकि हम डीएनए के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसको और अच्छे से समझिए। जब हम डीएनए बोल रहे हैं तो डीएनए लिखो। ये आपका है डीएनए, फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये जो Yes. हमारा डीएनए, ये जो हमारा डीएनए है, इट इज अ मास्टर आर्किटेक्ट। हमारी बॉडी में हमारे हेयर का कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारी आइज का कलर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा जो है हाइट, हमारी वॉइस, हमारे जो है फिजिकल अपीयरेंस, इवन हमारी जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ जो मैनेज हुआ है वो डीएनए की वजह से हुआ। और चूंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी का हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाएगा, इसलिए डीएनए पाया जाए। तो ये डीएनए ही होता है जो कि मास्टर आर्किटेक्ट कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि डीएनए इज अ मास्टर आर्किटेक्ट। कितने लोगों को इस बात से, मतलब कितने लोग इस बात से एग्री नहीं करते, आप बताइए। क्या ये मास्टर आर्किटेक्ट नहीं है? ये मास्टर आर्किटेक्ट है, ठीक है। या इसी डीएनए के अंदर आपके सेल में खाना क्या बनेगा वो सब डिसाइड होता है, ये डीएनए डिसाइड करता है। मतलब इसे रेसिपी बुक, इसे रेसिपी बुक। डीएनए को हम कह सकते हैं कि डीएनए किसका है? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। डीएनए हमारा क्या है? डीएनए हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हम जानते हैं, ये हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है जरा से देखिए। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने ये बनाया है, ये आपका एक ऑक्सीजन है,
ये आपका मैंने पेंटोस शुगर बनाया है, वो भी कौन सा शुगर होगा बेटा, ये राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, ये होगा आपका डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। अब बोले सर पांचवा कार्बन कहाँ है? अभी हम आपको दिखाते हैं पांचवा कार्बन आपका। आप दिख रहे हैं, ये पहली पोजीशन आप दिख रहे हो, तो यहाँ पर ये दूसरी पोजीशन पर हमने ये डंडा लगाया, ये डंडा यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बेटा, CH2OH। CH2OH ये लगा हुआ है। पहले कार्बन पर हमने क्या ज्वाइन कर दिया बेटा, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर हमने जोड़ दिया नाइट्रोजनस। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, ये हाइड्रोजन लगा है, ये आपका हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ लगा, ये आपका आपको अभी तक ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब क्या करना है हमें, न्यूक्लियोसाइड। अभी यहाँ पर हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। फॉस्फेट लगाने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, रिमूव करना पड़ता है, आपको मालूम। तो यहाँ पर इसका एक एच हटा दिया हमने। ठीक है, एक एच हमने हटा दिया यहाँ पर, इसका इसको यहाँ पर लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जोड़ देना फॉस्फेट, ये OH OH। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जब कभी हम उसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, जैसे आपको मैं ये बताऊं, ये हमारा डीएनए है। ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए मॉलिक्यूल में हम क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है इसमें। डीएनए तो खाली में दिखाई पड़ता है, एक्चुअल में इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसलिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब जब भी कभी हम, ध्यान से देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कभी हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में आपको मैंने बताया है कि ये जो हमारा होता है, ये इंटरफेज न्यूक्लियस जो हमें दिख रहा है, इस इंटरफेज न्यूक्लियस हमें क्या दिखाई पड़ता है, इस इंटरफेज न्यूक्लियस में हमें इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई पड़ती है। इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड हमें दिखाई पड़ती है, इस तरीके से। और इस क्रोमैटिन थ्रेड पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, जरा सा गौर करिएगा, छोटे छोटे बीड्स दिखाई पड़ते हैं, छोटे बीड्स आपको दिखाई पड़ते हैं, दिख रहा है? यस। देखो रेड कलर का ये बीड, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, एक्चुअल में ये है आपके हिस्टोन को न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियस इनकम कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारे क्रोमैटिन। ठीक है, तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, बीड ऑन स्ट्रिंग। कैसा होता है, बीड ऑन स्ट्रिंग, दिखाई पड़ता है बीड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है,
हो गया सबका? नहीं सर। यस नहीं सर अभी नहीं हुआ। हो गया बच्चे? यस सर। यस यस सर। यस चलिए, हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे थे। एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन क्या है? यहाँ से सवाल आपसे पूछता है। पहला सवाल तो क्या बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में है क्या? तो मैं आपको बताता चलूं कि आपका ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटे, इस हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, बेसिक इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोटीन। और इसी की वजह से जो है, बेसिक प्रोटीन होने की वजह से हमारा जो हिस्टोन है, हिस्टोन के चारों तरफ हमारा डीएनए रैप कर सकता है। और डीएनए जो होता है वो एसिड, ठीक है, एसिड बेस का यूज करता है, ठीक है ना? सर एक बार अब रिपीट देखो, कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा ये बेसिक प्रोटीन होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। और इसके बेसिक होने की वजह से ही हमारा डीएनए इसके चारों तरफ रैप करता है। रैप का मतलब इसके चारों तरफ बंधा हुआ है। अब बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड होंगे। और बेसिक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आपको बताया था ना, कैसे याद करना है, बताइए। कौन कौन से अमाइनो एसिड? आर्जिनिन हाईवे हाँ, आर्जिनिन लाइसिन और हिस्टीडीन। आर्जिनिन, लाइसिन और लाइसिन हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। ये तीनों आपके बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन में आपका आर्जिनिन और आपका लाइसिन होता है। और इन दोनों में लाइसिन ज्यादा हो। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बेटे, ये आपके ऑक्टामर होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आपके ऑक्टामर होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऑक्टामर प्रोटीन कैसा है। ये आपका है हिस्टोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ऑक्टामर कौन कौन से? H2B, H3, फोर। सब दो दो यूनिट यहाँ पर, सर आवाज ठीक कटा। है। और एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन आपका बेसिक प्रोटीन है, इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, ये हिस्टोन ऑक्टामर के बने हुए होते हैं। इसमें H1 होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सेलिंग प्रोटीन कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसके अंदर और भी 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं, कौन से, H2A, H2B, H3 एंड H4। हर एक का 2-2 होता है, इसलिए 2 × 4 = 8, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, ऑक्टामर पड़ा। इसके लिए डायग्राम हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। इस तरीके से H2A है, 2 H2A, H2A, H2B है ये, और H3 और H4, ठीक। ये इसके ये बेसिक प्रोटीन की तरफ चारों तरफ आपका ये डीएनए क्या करता है, रैप किया रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में ये जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं बेटा लिंकर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर एक काम और बताया गया, न्यूक्लियोसोम जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोन, इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं, जो खून का गोला है, उनका गोला है, ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ जो बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है वो कितने होते हैं, 147 बेस पेयर। कितने होते हैं, 147 बेस पेयर होते हैं डीएनए के जो टच करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आपको मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया, तो इसको भी देख लीजिए आराम से। ये न्यूक्लियोसोम लीड है, जिनका डीएनए आप देख रहे हो, ठीक है। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो 10 नैनोमीटर, को आगे मैं बताऊंगा। ये येलो वाला जो दिख रहा है ये क्या है, आपका H1 है, जो कि क्लैंप की तरह काम करता है, इसको बांधे रखने का काम है, ठीक है। आगे चलिए, आगे इस पॉइंट को आप देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो बेटा, ध्यान से समझना इस बात। ये आपका क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन होते हैं बेटा। फिर आपको और थोड़ा सा ये क्या किया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लाया, इसके पर आपको बेस दिखाई पड़ने लगे। और थोड़ा सा डीप गए, जूम किया हमने इसको, तो हमें न्यूक्लियोसोम भी दिखाई पड़ने लगे। न्यूक्लियोसोम को और जूम किया तो हमें हिस्टोन प्रोटीन पूरी तरीके से दिखाई पड़ने लगे। और थोड़ा सा जूम किया तो हमें हिस्टोन के चारों तरफ बंधे हुए डीएनए दिखाई पड़ने लगे। और थोड़ा जूम किया तो हमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। और डीएनए के 2 स्ट्रैंड पर हमें जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, ये आपके क्या लगे हुए हैं, ये आपके बताइए नाइट्रोजनस बेस पर लगे हुए हैं, है ना। यस सर। तो इस माइक्रो लेवल पर हमें स्टडी करनी है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, एडेनिन के आगे थाइमिन, थाइमिन के आगे एडेनिन, गुआनिन के आगे साइटोसिन, और साइटोसिन के आगे गुआनिन, ये एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। अभी चारगाफ नियम हम पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैसे बनता है, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, बल्कि क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द अपने आप में बहुत बढ़िया शब्द है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है आप किसी चीज को पूरा कर रहे हैं, अपोजिट का मतलब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बचपन हम लोग को पढ़ा गया, मालिक का उल्टा नौकर, दिन का उल्टा रात, गलत पढ़े ना हम लोग। अगर रात नहीं है तो दिन का कोई वैल्यू नहीं है, मालिक नहीं है तो नौकर की कोई वैल्यू नहीं, नौकर नहीं तो मालिक की कोई वैल्यू नहीं। तो ये सब क्या है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस लगा हुआ है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री।
कभी भी आप नहीं देखेंगे एडेनिन के आगे, कभी भी साइटोसिन आप कभी नहीं देखेंगे। साइटोसिन के सामने या साइटोसिन के जस्ट पैरेलल डायरेक्शन में आप कभी भी जो है एडेनिन नहीं देखेंगे। हमेशा साइटोसिन के पैरेलल में क्या देखेंगे, गुआनिन, और एडेनिन के पैरेलल में क्या देखेंगे, आप थाइमिन देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। एक्चुअल में ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये वाला क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। ये आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। ठीक है, यस अब यहाँ पे जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन आपका 2 टाइप का होता है, आपको मालूम है। अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है हमसे तो आपको वो याद होगा, और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। एक का होता है यूक्रोमैटिन, वेरी गुड। एक आपका होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है आपका हेट्रोक्रोमैटिन। एक आपका यूक्रोमैटिन है, दूसरा आपका हेट्रोक्रोमैटिन। आपको मालूम है कि यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली अरेंज होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, वो डेंस होता है। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन से ही, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हेट्रोक्रोमैटिन आपका 2 टाइप का रहता है। कौन कौन सा? एक कॉन्स्टिट्यूटिव रहता है और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हेट्रोक्रोमैटिन से ही रिलेट करता है आपका क्या, बार बॉडी। कहाँ? बार बॉडी। तो इस तरह अब बेटा आपको मालूम है कि आपका जो बार बॉडी होता है, ये बार बॉडी मेजॉरिटी ऑफ फीमेल में ही पाया जाता है, मेल में नहीं होता है। ठीक है, वो भी कौन सी फीमेल में? मैमल्स वाली फीमेल में। ये मिलता है मेजॉरिटी ऑफ फीमेल, स्पेशली मैमल्स। अलग बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, मैमल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? हम जानते हैं बेटा, ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? डबल एक्स होता है, डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम, दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम, कोई एक एक्स क्रोमोसोम, वन ऑफ ईच एक्स क्रोमोसोम one of each chromosome, कोई भी से क्रोमोसोम converted into या change into the heterochromosome।
तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं आल्सो नोन एज बार बॉडी। गठरी देखिए, गठरी पुरानी मूवीज में देखा होगा, गठरी सर पे लादे कोई बूढ़ी औरत चली जा रही, वही गठरी जैसा होता है। बार का मतलब होता है गठरी, बार का मतलब होता है गठरी। बार का मतलब ये वाला बार कोड नहीं, ये जो बना हुआ रहता है ये बार कोड नहीं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? हम क्या होता है, अरे ये सेक्स डिटरमाइन कर रहा है ना, मेरे में थोड़ी होता है। यस। बार बॉडी को कंसीडर कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ बार बॉडी x-1, ठीक है। अब फीमेल में 2 एक्स है तो 2 एक्स में से एक निकाल दूं, क्या हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। इसी बात को बताया था लॉयन भाई साहब ने, बताया था बार बॉडी के बारे में, उसी को उन्होंने कहा था लॉयन हाइपोथेसिस या डोसेज कंपनसेशन। सिलेबस में नहीं है बट मैं जान लीजिए कि इसको हम डोसेज कंपनसेशन कहते हैं। लॉयन हाइपोथेसिस, you have to learn about these salient features of the double helix DNA। इसमें क्या चीज आप पढ़ेंगे और ये फिर डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक वाला ये एंड आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये एंड ये है, दूसरा वाला ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। एक डीएनए का स्ट्रैंड क्या है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो ये 3 लिखा हुआ ना, ये 5 लिखा हुआ है। फिर इधर से हम आएंगे, ये 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम। डीएनए की ग्रोथ ऐसी ही होती है, ठीक है। गौर से देखना है यहाँ पे बस, जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में, ठीक है, और आपका गुआनिन और साइटोसिन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखना। जो डॉटेड बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं एक्चुअल में दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जैसे लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हमने पढ़ लिया है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, कल की क्लास में लोग पढ़ेंगे क्या, देख लो मैं बताता हूँ। कल की क्लास में 2 चीजें होंगी हमारी, मैं बता देता हूँ अभी से।
कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग बड़ी गजब की है। 1925 तक ये माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है, लेकिन 1928 में जो तो 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर। तो एक जो है विरुलेंट स्ट्रेन लिया था, एक नॉन विरुलेंट स्ट्रेन लिया था। तो उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद हम आपको बताएंगे आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। चिकन और जो है अंडे वाला पैराडॉक्स जो है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका। तो पहले चिकन आया था, तो पहले अंडा आया, ठीक है। तो ये सारी कहानियां आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। आप लोग प्लीज अपने एनसीईआरटी से ही अच्छे से पढ़ जाएगा एटलीस्ट 3 टाइम, यस ओके सर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ सर, अगली क्लास में कौन सा फाइलम चल रहा है?